हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या जाना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, जिसमें छोटा छोटा मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है ना। उस रिएक्शन को हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन करना, तोड़ देना। अब सोचिए थोड़ा कि जब कह रहे हैं डीकंपोजिशन का मतलब तोड़ देना, तो तोड़ेंगे किसको? जो छोटा जो बड़ा मॉलिक्यूल हो, ठीक है। तोड़ने का काम किसमें होगा? बड़े मॉलिक्यूल। यानी इसका मतलब क्या है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन के केस में कोई बड़े मॉलिक्यूल को दो या अधिक छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, ठीक है। तो सोचिए थोड़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन बोथ आर जस्ट रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर। कॉम्बिनेशन के केस में छोटा छोटा मॉलिक्यूल जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, जबकि इन केस ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर दो या अधिक छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है, ठीक है। उस रिएक्शन को क्या करते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। तो मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन हुआ क्या? That type of reaction in which a big single molecule splits up into the two or more simpler, that type of reaction is known as the decomposition reaction. इसे हम decomposition reaction का नाम देते हैं, ठीक है। तो decomposition reaction क्या होगा? हम कह सकते हैं यहाँ पर कि that type of reaction in which a big single molecule splits up into two or more simpler called decomposition reaction. इसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। क्योंकि डीकंपोजिशन का मतलब ही होता है ब्रेकिंग डाउन करना, ठीक है। यानी बड़े मॉलिक्यूल को जब हम तोड़कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज द डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो जहां कॉम्बिनेशन रिएक्शन के केस में छोटा मॉलिक्यूल बड़ा जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा था, उसी प्रकार डीकंपोजिशन रिएक्शन के केस में एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर दो या अधिक छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उस रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। हेंस वी कैन से डीकंपोजिशन रिएक्शन इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यानी ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। अब इन अनदर वर्ड वी कैन से, दूसरे वर्ड में हम क्या कर सकते हैं कि दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच एटम्स और ग्रुप्स आर डिटैच्ड, जिसमें एटम्स और ग्रुप्स को हटाया जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के केस में एटम्स और ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द मॉलिक्यूल, जबकि इन केस ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन एटम्स और ग्रुप्स आर डिटैच्ड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के केस में क्या होता है? अटैचमेंट होता है, जबकि डीकंपोजिशन रिएक्शन के केस में क्या होता है? डिटैचमेंट होता है ना। इसमें डिटैचमेंट, इसमें क्या होता है? अटैचमेंट, ठीक है। तो अब सोचिए कि डीकंपोजिशन रिएक्शन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच एटम्स और ग्रुप्स आर डिटैच्ड विदाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी अदर एटम्स और ग्रुप्स, ठीक है। तो थोड़ा सा थिंक कीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के केस में हम क्या बताएं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के केस में हम बता रहे थे कि केवल एटम्स या ग्रुप्स अटैच होता है विदाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी अदर एटम्स और ग्रुप्स। लेकिन इन केस ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन एटम्स और ग्रुप्स आर डिटैच्ड ओनली विदाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी अदर एटम्स और ग्रुप्स, ठीक है। यानी दोनों सेम चीज है, बस थोड़ा सा अपोजिट है, ठीक है, जस्ट अपोजिट है। इसमें अटैचमेंट हो रहा है, जबकि इसमें डिटैचमेंट हो रहा है। इसमें भी नो डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? केवल ऐड हो रहा था, केवल एटम्स और ग्रुप्स खाली ऐड हो रहा है, ठीक है। इसमें कुछ निकालना नहीं है, इसमें केवल अटैचमेंट हो रहा है। इसमें क्या करना है? इसमें खाली डिटैचमेंट हो रहा है, इसमें खाली निकालना है, देना है, डोनेट करना है, ठीक है। इसमें कोई अटैचमेंट नहीं होगा, इसमें डिटैचमेंट नहीं होगा, केवल अटैचमेंट होगा। इसमें क्या होगा? डिटैचमेंट होगा, अटैचमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो उस रिएक्शन को हम क्या करते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। हेंस वी कैन से बोथ आर जस्ट रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर, ठीक है।
another word we can say decomposition reaction, that type of reaction in which atoms or groups are detached from the single molecule, ठीक है, from the single molecule, ठीक है, that is called the decomposition reaction. इसे हम decomposition reaction का नाम देते हैं. और in case of decomposition reaction there will be no displacement of any other atoms or groups. इसमें भी किसी एटम्स और ग्रुप्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है. चलिए इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. अब ध्यान दीजिए, जैसे कह रहा है CaCO3, जब कह रहा है CaCO3 को अगर हम हीट करते हैं, CaCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो आफ्टर, ठीक है, जब CaCO3 को हीट किया जाता है तो आफ्टर डीकंपोजिशन इट विल गिव CaO प्लस CO2. ये CaO और CO2 का इवोल्यूशन करता है, ठीक है. तो सोचिए यहाँ पर CaCO3 का एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एक बिग मॉलिक्यूल है, और इसको हीट करने के बाद इट विल डिसोसिएट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन, इट विल डिकम्पोज इनटू, ठीक है, टू और मोर सिंपल CaO और CO2 में टूट जाता है, ठीक है. तो यानी ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन का नाम देंगे, ठीक है. क्यों? क्योंकि इसमें एक बिग सिंगल मॉलिक्यूल दो सिंपलर मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, टूट रहा है. इस रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है. एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे दिया हुआ FeSO4. इस FeSO4 को अगर हम टाइटली हीट करते हैं तो क्या होगा, डीकंपोज करने के बाद इट विल गिव Fe2O3 प्लस SO2 प्लस क्या होगा, SO3 गैस का इवोल्यूशन करता है, ठीक है. हमें सिर्फ ये जानना है कि ये डीकंपोजिशन है या नहीं, इसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि आपकी रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है. तो कह रहे FeSO4 व्हेन इट इज टाइटली हीटेड, जब इसे टाइटली हीट किया जाता है इट विल डिकंपोज इनटू Fe2O3 SO2 और SO3, ठीक है. तो यहाँ पर FeSO4 क्या है, एक बिग सिंगल मॉलिक्यूल है, और जब इस बिग सिंगल मॉलिक्यूल को हीट किया जाता है तो ये क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है, ठीक है. इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो FeSO4 जब कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3 SO2 SO3 में, यानी इट इज द एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन. क्योंकि हम जानते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के केस में वन सिंगल मॉलिक्यूल स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर, सो वी कैन से दिस आर द एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन. ये डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक है. तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं, तो वो आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन सिंगल मॉलिक्यूल स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर विदाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी अदर एटम्स और ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड द डीकंपोजिशन रिएक्शन. और इन अनदर वर्ड वी कैन से एटम्स और ग्रुप्स आर डिटैच्ड ओनली फ्रॉम द मॉलिक्यूल विदाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी अदर एटम्स और ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड द डीकंपोजिशन रिएक्शन. इसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है. अब थोड़ा ध्यान दें, अब करें ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, अब ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन ऑकर्स, डीकंपोजिशन रिएक्शन ऑकर बाय द एक्शन ऑफ हीट. अब ये जानना है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन होता कैसे कैसे, ठीक है. तो डीकंपोजिशन रिएक्शन ऑकर बाय द ऑकर्स ऑफ या बाय द एक्शन ऑफ, बाय द एक्शन ऑफ हीट. ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रहा है किसके कारण हो रहा है, बाय द एक्शन ऑफ हीट के कारण हो रहा है. दूसरा तरीका क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन आल्सो ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, in the presence of light, as well as decomposition reaction also occur by the passing of electricity, by the passing of electricity, ठीक है. इस डीकंपोजिशन रिएक्शन को करने के लिए, इस डीकंपोजिशन रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो एक्शन ऑफ हीट देना पड़ता है, ठीक है. डीकंपोजिशन रिएक्शन ऑकर बाय द एक्शन ऑफ हीट, ठीक है. जब तक इसमें हम हीट अप्लाई नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन नहीं होगा. तो डीकंपोजिशन रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या करना है कि बाय द एक्शन ऑफ हीट को सप्लाई करना है. दूसरा क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है. और नंबर थर्ड क्या, बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पर भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है. तो अगर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि डीकंपोजिशन रिएक्शन ऑकर कैसे होता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि बाय द एक्शन ऑफ हीट के एक्शन से. दूसरा क्या करा, बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और
तीसरा क्या कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, देन डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब सोचिए, तो जब डीकंपोजिशन रिएक्शन को करने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। इसी कारण डीकंपोजिशन रिएक्शन को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स। ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है वो 3 टाइप का, कौन कौन होता है, कौन कौन होता है? एक कहलाता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, एक कहलाता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा क्या करता है, कहलाता है फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक होता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन और दूसरा क्या होता है फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन, और तीसरा क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यानी एक आपका दिया हुआ है, ठीक है, एक दिया हुआ थर्मल डीकंपोजिशन, दूसरा क्या फोटो डीकंपोजिशन, और तीसरा जो दिया हुआ है इसे हम यहां लिख देते हैं, ठीक है। तीसरा जो दिया हुआ है इसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है वो 3 टाइप का, कौन कौन टाइप का? थर्मल डीकंपोजिशन, फोटो डीकंपोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। अब सोचिए, अगर आपसे पूछा जाए कि थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं, तो थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट होता है, यानी इसका मतलब क्या है कि दैट टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, दैट टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन which occur by the action of heat, जो हीट के सप्लाई से क्या होता है, जो रिएक्शन होता है उसको क्या कहते हैं हम? डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का नाम होता है, ठीक है। अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर से थर्मल डीकंपोजिशन क्यों करते हैं, क्योंकि थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट होता है। तो वैसा डीकंपोजिशन रिएक्शन जो बाय द एक्शन ऑफ हीट के कारण होता है, हीट सप्लाई के कारण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि फोटो डीकंपोजिशन क्या है, तो फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, यानी वैसा डीकंपोजिशन रिएक्शन व्हिच ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो लाइट के प्रेजेंस में जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, वैसा डीकंपोजिशन रिएक्शन व्हिच ऑकर बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पर जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे चलिए एग्जांपल देखते हैं कि आखिर फोटो डीकंपोजिशन, लाइट इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन और थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल क्या है। ये यहां लिखा हुआ है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन, नाम से पता चल रहा है कि थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट होता है, यानी वैसा डीकंपोजिशन रिएक्शन which occur by the action of heat, that is called the thermal decomposition reaction। इससे हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल करा, when CaCO3, when calcium carbonate is tightly heated, जब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर टाइटली हीट किया जाता है, then it will decompose into CaO plus CO2, तब ये CaO और CO2 गैस में क्या होता है? डिकम्पोज कर जाता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर CaCO3 को डिकम्पोज करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? हीट को देना पड़ रहा है, ठीक है, हीट को सप्लाई करना पड़ रहा है, और इसी कारण हम कह सकते हैं यहाँ पर कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी ये थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक है। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हीट क्या करना पड़ रहा है? सप्लाई करना पड़ रहा है, हीट देना पड़ रहा है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखें, जैसे इन केस ऑफ FeSO4, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर ये जो FeSO4.7H2, FeSO4.7H2, ठीक है, यानी ये फेरस सल्फेट पेप्टाहाइड्रेट, व्हेन इट इज हीटेड, जब इसको हीट किया जाता है, जब करें FeSO4.7H2 व्हेन इट इज हीटेड, देन इट लॉसेस ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जब इस मॉलिक्यूल को, जब इस फेरस सल्फेट पेप्टाहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट को अगर हीट किया जाता है तो हीट करने पर क्या होता है, इट लॉसेस ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स को, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को क्या करता है, इवॉल्व आउट करता है, बाहर को निकाल देता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि व्हेन AgSO4.7H2 is heated then it loses all the molecules of water and then it becomes anhydrous। ठीक है, और अनहाइड्रस बनने के बाद ये क्या करता है, AgSO4 प्लस 7H2 और ये 7H2 क्या होता है, इवॉल्व आउट होता है, बाहर को निकल जाता है, इवोपरेट कर जाता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि जब इस क्रिस्टल को अगर हम हीट करते हैं तो इस क्रिस्टल में जो वाटर मॉलिक्यूल, जितना भी वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होता है, हीट करने पर वो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, इवोपरेट कर जाता है, बाहर को निकल जाता है। और जब टोटल वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनहाइड्रस। ठीक है, यानी अनहाइड्रस का मतलब क्या हो रहा है, दिस डज नॉट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स, जिससे वाटर मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि जब AgSO4.7H2 is heated then it loses all the molecule of water and then it becomes anhydrous। यानी यहाँ पर जो FeSO4 है इसको हम क्या कहेंगे, अनहाइड्रस FeSO4 का नाम देंगे। इसको हम क्या कहेंगे, अनहाइड्रस FeSO4 का नाम देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें अब वाटर मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है। ठीक है, तो चूंकि अब कह रहा है कि इसको अनहाइड्रस बनाने के लिए क्या करना पड़ा, हीट करना पड़ा है ना, और हीट करने के कारण ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वो क्या होगा, इवोपरेट करके बाहर निकल गए। ठीक है, सो वी कैन से इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि इसमें हीट देना पड़ रहा है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, अनहाइड्रस होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, अनहाइड्रस FeSO4 का नाम देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज और जान लीजिए इसमें। ठीक है, अभी हम आगे की और चलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें और चीज जानते। ये जो FeSO4.7H2 है, FeSO4.7H2 है, इसका कलर जो होता है, वो कहता है लाइट येलोइश ग्रीन। इट इज लाइट येलोइश ग्रीन इन कलर, लाइट येलोइश ग्रीन इन कलर। ये लाइट येलोइश ग्रीन इन कलर का होता है। ठीक है, और जब इसको हीट किया जाता है इट लॉसेस ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दैट बिकम्स अनहाइड्रस। और अनहाइड्रस होने के बाद इसका कलर जो होता है ये क्या होता है, व्हाइट इन कलर में चेंज होता है, व्हाइट इन कलर में चेंज होता है। ठीक है, यानी इससे एक बात पता चलता है कि जिस क्रिस्टल में अगर मॉइस्चर मौजूद है, ठीक है, यानी मॉइस्चर इज रिस्पांसिबल फॉर इट्स कलरफुल नेचर। इसके कलरफुल नेचर के लिए इसमें जो मॉइस्चर मौजूद होता है वो क्या होता है, रिस्पांसिबल होता है। ठीक है, जैसे ही यहाँ से मॉइस्चर बाहर निकला, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, ये क्या हो गया, अनहाइड्रस हो गया। और अनहाइड्रस होने के बाद इट बिकम्स व्हाइट। ये क्या होता है, व्हाइट इन कलर होता है। ठीक है, यानी इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, लाइट येलोइश ग्रीन इन कलर होता है। ठीक है, लेकिन लाइट येलोइश ग्रीन इन कलर ऑन हीटिंग इट विल चेंज इनटू व्हाइट इन कलर। ये क्या होता है, व्हाइट इन कलर में चेंज होता है। ठीक है, एंड देन इट बिकम्स अनहाइड्रस। ठीक है, और ये अनहाइड्रस कलर, यानी अनहाइड्रस होने के बाद इसका कलर जो होता है वो लाइट येलोइश ग्रीन से क्या होता है, व्हाइट इन कलर में होता है। ठीक है, लेकिन अब सोचिए, अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हेन AgSO4.7H2 is tightly heated तब क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब इसको हीट किए इट लॉसेस ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड बिकम्स अनहाइड्रस। लेकिन व्हेन इट इज फर्दर हीटेड, लेकिन इसको अगर हम और फर्दर टाइटली हीट करेंगे तब क्या होगा, देखो तो अब कर रहे हैं यहाँ पर ये जो FeSO4 है। ठीक है, यहाँ देखो अब ये जो FeSO4 को मिटा देते हैं। अब देखिए, अब ये जो आपका FeSO4 है, FeSO4 अगर इसको हम फर्दर और टाइटली हीट करते हैं, FeSO4.7H2 को हीट किए तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, इसका कलर भी चेंज हो गया। लेकिन इसको अगर फर्दर अगर हम टाइटली हीट कर दे, ये FeSO4 अनहाइड्रस, ये क्या था, व्हाइट इन कलर था। ये क्या हो गया, व्हाइट इन कलर था। अब इसको अगर हम और टाइटली हीट कर दे, फर्दर इसको टाइटली हीट करते हैं, तब क्या होता है, इट विल डिकम्पोज इनटू, ठीक है, Fe2O3 विद द इवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस एंड SO3 गैस। ठीक है, तब क्या होता है, ये Fe2O3 SO2 और SO3 गैस में क्या होता है, ये टूट जाता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है
यानी इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। और वो डीकंपोजिशन किसके कारण हो रहा है, बाय द सप्लाई ऑफ हीट के कारण हो रहा है। यहाँ भी हमें क्या करना पड़ रहा है, हीट इसमें देना पड़ रहा है, ठीक है। हीट दे रहे हैं तब जाकर ये क्या हो रहा है, टूट रहा है। पहले वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, उसके बाद फर्दर हीट करने के बाद ये FeSO4 डिकम्पोज होने के बाद Fe2O3 SO2 और SO3 में बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, ये जो FeSO4 था ये क्या था, अनहाइड्रस था, ठीक है। और अनहाइड्रस होने के बाद क्या हो गया, इसका कलर व्हाइट कलर हो गया। लेकिन जब इस अनहाइड्रस FeSO4 को और ज्यादा टाइटली हीट करते हैं तो ये क्या करता है, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और फेरिक ऑक्साइड होता है वो कहता है ब्राउनिश ब्लैक, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर ये जो होता है वो कहता है ब्राउनिश ब्लैक इन कलर, ब्राउनिश ब्लैक इन कलर, ये ब्राउनिश ब्लैक इन कलर में चेंज होता है। यानी ये जो आपका Fe2O3 है वो कहता है ब्राउनिश ब्लैक इन कलर में चेंज होता है। और इसके साथ साथ ये जो SO2 गैस और SO3 गैस का इवोल्यूशन होता है, ये क्या होता है, सफोकेटिंग ऑर्डर गैस, ठीक है, सफोकेटिंग ऑर्डर गैस, सफोकेटिंग ऑर्डर गैस है। यानी इस FeSO4 को हीट करने के बाद Fe2O3 के फॉर्मेशन के साथ साथ सफोकेटिंग ऑर्डर गैस का भी इवोल्यूशन होता है। जो सफोकेटिंग ऑर्डर गैस का मतलब क्या है, दम घुटाने वाला गैस, ठीक है। इससे क्या होता है, इस गैस से दम घुटने की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि FeSO4 को अगर हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो डिकम्पोज करने के बाद सफोकेटिंग ऑर्डर गैस का इवोल्यूशन होता है और इसके साथ साथ Fe2O3 का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है PB नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट। इस लेड नाइट्रेट को अगर हम टाइट्रेट करते हैं, यानी हम यहाँ पर मेटालिक नाइट्रेट ले रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए जब किसी मेटालिक नाइट्रेट को अगर हम टाइट्रेट हीट करते हैं, ठीक है, जब किसी मेटालिक नाइट्रेट को अगर हम टाइट्रेट करते हैं तो वो डिकम्पोज होने के बाद, मतलब थर्मली डिकम्पोज होने के बाद मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसके साथ साथ NO2 गैस का इवोल्यूशन होता है और इसके साथ साथ O2 गैस का भी इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटालिक नाइट्रेट इज टाइट्रेटेड, जब मेटालिक नाइट्रेट को टाइटली हीट किया जाता है तो क्या होता है, तो आप क्या लिखिएगा, है ना, कि आफ्टर थर्मली डिकम्पोजिशन इट विल कन्वर्ट इनटू, या इट विल गिव मेटालिक ऑक्साइड विद द इवोल्यूशन ऑफ NO2 गैस एंड O2 गैस, ठीक है। और इसके साथ साथ NO2 के साथ साथ O2 गैस का इवोल्यूशन करता है, ठीक है। तो याद रखिए ये भी क्या है, मेटालिक नाइट्रेट। अब इस मेटालिक नाइट्रेट को अगर हम टाइटली हीट करते हैं तो टाइटली हीट करने के बाद इट विल डिकम्पोज इनटू मेटालिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर मेटल क्या है, Pb, क्या बना दिया, Pb ऑक्साइड, ठीक है, PbO प्लस क्या करता है, PbO के साथ साथ NO2 गैस का इवोल्यूशन करता है, प्लस क्या होता है, O2 गैस का इवोल्यूशन करता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। यहाँ क्या हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 4, है ना, यानी क्या हो जाएगा 4NO2 प्लस क्या हो जाएगा O2 गैस का इवोल्यूशन करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी करना, इस रिएक्शन करने के लिए भी हमें यहाँ पर टाइटली हीट देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर हमें हीट देना पड़ेगा। अब जब यहाँ पर हमें हीट देना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका क्या होगा, थर्मली डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। यानी डिकम्पोजिशन तो है लेकिन चूंकि इसमें हीट दिया जा रहा है इसी कारण इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो PB नाइट्रेट है, ये जो PB नाइट्रेट है ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात ये क्या है कि जब इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जब PB नाइट्रेट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व होने के बाद ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, पाउडर लेना है PB नाइट्रेट का, ठीक है। तो जब PB नाइट्रेट का ये जो पाउडर है सॉलिड सब्सटेंस, इसको अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, तो ये PB नाइट्रेट होता है तो किस कलर का, व्हाइट कलर का, ये व्हाइट कलर का पाउडर है। इसका जब सॉल्यूशन बनाएगा तो ट्रांसपेरेंट, तो ये चूंकि व्हाइट कलर का पाउडर है, इस व्हाइट कलर के PB नाइट्रेट पाउडर को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनाता है, ये PbO, ठीक है, ये क्या बनाता है, PbO। और ये जो PbO होता है ये क्या होता है, एलोइस व्हाइट कलर, ये करता है एलोइस कलर का पाउडर होता है, ठीक है, एलोइस व्हाइट कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या करता है, PbO कलर का फॉर्मेशन करता है, हाँ। अब इसके साथ साथ ये जो NO2 गैस है, ये NO2 गैस करता है ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर फ्यूम्स,
ठीक है, यानी ये जो आपका NO2 है वो क्या है, ब्राउन कलर का गैस होता है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, जब पीवी नाइट्रेट को अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब में लेकर अगर हीट करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा कि ब्राउन कलर का NO2 गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर इसको हीट करने के बाद अगर ब्राउन कलर का गैस बाहर निकल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो ब्राउन कलर गैस जो होगा वो NO2 गैस होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इन सभी कलर को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि कलर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे FeSO4 का कलर कैसा था, तो हम बताएं लाइट ग्रीन, येलोइश ग्रीन कलर। ठीक है, उसी प्रकार CuSO4 के बारे में पूछा जाएगा तो CuSO4 का था ब्लूइश कलर का। आपका दिया पीवी नाइट्रेट किस कलर का, तो व्हाइट कलर का। Fe2O3 किस कलर का, तो ब्राउनिश ब्लैक कलर का, है ना। तो ये कलर जो है आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। ठीक है, तो these are the example of thermal decomposition reaction। ऐसे तो बहुत से एग्जांपल है। अगर हम ZnCO3 को भी अगर हम हीट कर देंगे तो क्या बना देगा, ZnCO3, ये क्या बना देगा, ZnO प्लस क्या हो जाएगा, CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस। एक चीज और याद रखना, ये जो ZnCO3 है ये भी क्या है, व्हाइट कलर का, ये भी क्या है, व्हाइट कलर का प्रोडक्ट। इसको अगर हम हीट किए तो डिकम्पोज होने के बाद क्या दिया, ZnO प्लस CO2 गैस। अब ये जो ZnO है, ये ZnO है, ये भी आपका क्या है, व्हाइट कलर का ही पाउडर होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या याद रखना है कि जब ये ZnO अगर हॉट रहेगा, ठीक है, जब ZnO हॉट कंडीशन में होगा तो ये क्या होगा, लाइट येलोइश व्हाइट होगा। ठीक है, हॉट के केस में अगर ये हॉट रहेगा तो क्या होगा, लाइट येलोइश व्हाइट होगा, लाइट येलोइश व्हाइट होगा। लेकिन अगर यही पाउडर अगर कोल्ड होगा, कोल्ड के केस में ये क्या होगा, व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। लेकिन ये सभी जो एग्जांपल है वो एग्जांपल किसका है, तो हम कह सकते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन का। अब वो भी कौन सा डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें इसको हीट डिकम्पोज करने के लिए हमें यहाँ पर हीट सप्लाई करना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब देखिए फोटो डीकंपोजिशन के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट और डीकंपोजिशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, यानी इसका मतलब थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट, तो वैसा डीकंपोजिशन रिएक्शन व्हिच ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड द फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसे हम फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, ये आपका दिया हुआ है AgCl। जब इस AgCl को अगर हम सनलाइट में रखते हैं, ठीक है, जैसे ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, ये क्या होता है, डिकम्पोज होने के बाद क्या देता है, Ag+Cl2 गैस। ठीक है, Ag+Cl2 गैस, यानी यहाँ पर Cl2 गैस का इवोल्यूशन होता है और हम यहाँ पर क्या ऐड करते हैं, सिल्वर ऐड कर देते हैं। ठीक है, यानी जब कर रहे हैं कि AgCl को अगर हम सनलाइट में अगर छोड़ देते हैं, जैसे ये लाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये डिकम्पोज होने के बाद Ag+Cl2 गैस का इवोल्यूशन करता है। ठीक है, आप कभी कभी देखे होंगे, ठीक है, जैसे हमारा एक फोटो क्लिक करते समय, ठीक है, जो रील हम यूज करते हैं, मतलब जो फोटोग्राफिक प्रिंट हम यूज करते हैं, उस रील को कभी आप टच कीजिए। ठीक है, वो रील जो होता है वो थोड़ा सा म्यूकस टाइप का होगा, मतलब चिपचिपा टाइप का होगा। ठीक है, वो चिपचिपा टाइप क्यों होता है, क्योंकि वो जो रील होता है, वो जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है, उस प्लेट पर किसी AgCl और AgBr, ठीक है, AgCl AgBr का एक लेयर क्या होता है, डिपोजिट होता है। ठीक है, AgBr का एक लेयर क्या होता है, डिपोजिट होता है। ठीक है, और इसी कारण वो थोड़ा सा क्या होता है, म्यूकस टाइप होता है। ठीक है, तो ये म्यूकस क्यों होता है, क्योंकि इसी म्यूकस के कारण वो क्या करता है, आपके पिक को, आपके पिक्चर को वहां पर क्या करता है, फिक्स करता है, चिपकाता है, स्टिच कर देता है। ठीक है, वहां पर क्या करता है, उसको जाकर अटैच कर देता है। ठीक है, आप देखते होंगे रील को क्या करता है, वो आगे की ओर बढ़ाता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, रील को आगे बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर आपका फोटो जो है वो क्या है, वहां पर जाकर फिक्स हो गया, चिपक गया। ठीक है, तब आप क्या करते हैं, रील को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ AgBr के कारण होता है, जो रील होता है वो थोड़ा सा म्यूकस होता है, चिपचिपा टाइप होता है। ठीक है, और इसी के बाद जब हम क्या करते हैं, फोटो निकालने का काम करते हैं,
है ना। जब उससे हम क्या करते हैं निगेटिव बनाने का काम करते हैं, ठीक है, तो वो निगेटिव कैसे बनता है, उसको निगेटिव बनाने के लिए एक सॉल्यूशन का हम यूज करते हैं। उस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं हाइपो। हाइपो का मतलब क्या हो गया, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। अगर आपका किसी है ना, अगर आप स्टूडियो में जाते हो ड्रिल को साफ करने के लिए, बास कराने के लिए, ठीक है, तो बास करने के लिए वहां पर एक सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, ठीक है। वो सॉल्यूशन जो होता है वो क्या कहलाता है, हाइपो कहलाता है। हाइपो का केमिकल नेम क्या हो गया, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, Na2S2O3.10, ठीक है, 10 है ना डेकाहेड्रल, ठीक है। तो ये जो आपका क्या है हाइपो, उस सॉल्यूशन में क्या कहता है, उस ड्रिल को क्या कहता है, बास किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये बास करने का जो काम होता है वो कहाँ होता है, एक अंधेरे रूम में होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि अगर वहां पर, ठीक है, क्योंकि वहां पर अगर वो AgCl, चूंकि AgBr AgCl का जो लेयर डिपोजिट है, जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आएगा वो डिकम्पोज करेगा, और डिकम्पोज करेगा तो आपका फोटो क्या होगा, पिक जो होगा, पिक्चर जो होगा वहां पर जो एडजस्ट किया हुआ है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण आप देखते होंगे कि जो रील वगैरह होता है उसको लाइट के कांटेक्ट में नहीं आने दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो वो AgBr जो होगा, जो AgBr का लेयर जो डिपोजिट है वो क्या होगा, लाइट में आने के कारण क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, मतलब डिकम्पोज कर जाएगा। डिकम्पोज करने के बाद Ag+Cl2 बाहर, ठीक है। और इस कारण से जो फोटो आप क्लिक कीजिएगा वो फोटो जो होगा बाजार के चिपकेगा नहीं, मतलब फिक्स नहीं होगा, ठीक है। और इसी कारण कहा जाता है कि रील क्या हो गया, खराब हो गया, फोटोग्राफिक प्रिंट क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है। तो खैर, तो ये जो आपका एग्जांपल है वो किसके कारण होता है, जो डीकंपोजिशन रिएक्शन के कारण होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं AgCl क्या हो गया, Ag+, ये आपका दिया हुआ है AgBr2, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, ये Ag+Br, Ag+Br, ठीक है। यानी इस तरह से हम क्या करते हैं, ये आपका क्या है सब्लाइट, ठीक है। तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसे हम फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, ठीक है। तो ध्यान, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन का मतलब क्या हो रहा है कि वैसा डीकंपोजिशन रिएक्शन व्हिच ऑकर बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के बाद अगर सब्सटेंस डिकम्पोज करता है तो दिस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। जैसे एग्जांपल, जैसे देखिए इन केस ऑफ वाटर में अगर कह रहा है कि H2O में अगर हम क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये कहता है टूटने के बाद क्या होता है 2H2+O2 में क्या होता है, ये छूट जाता है, ठीक है। और ये आपका क्या दिया हुआ है, कैथोड पर जाकर डिपोजिट कर रहा है, जबकि ये आपका क्या होता है एनोड पर जाकर डिपोजिट करता है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी केवल आपको जानना है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, ठीक है। तो ध्यान दें, तो ये जो 2S2 है जब ये डिकम्पोज करता है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो ये डिकम्पोज होने के बाद 2S2 और O2 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये S2 जो डिपोजिट होगा वो कहाँ होगा, कैथोड पर, ये क्या होगा एनोड पर। क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल होना ही होगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड का नाम देते हैं। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो दिया हुआ है ये क्या हो गया आपका कैथोड, दूसरा क्या हो गया एनोड। यानी ये डिकम्पोज करने के बाद हाइड्रोजन गैस होता है, इट विल डिपोजिट एट कैथोड, जबकि ऑक्सीजन गैस होता है, इट विल डिपोजिट एट एनोड, ठीक है। उसी प्रकार ध्यान दीजिए कि जब कर रहा है कि NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, जब NaCl सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इट आल्सो डिसोसिएट इनटू इट्स कांस्टिट्यूएंट एंड गिव Na+, प्लस क्या होता है Cl-, यानी इसका मतलब है हम यहाँ से क्या करेंगे, जब इसका दो मॉलिक्यूल ले लेंगे तो दो मॉलिक्यूल लेने के बाद जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो ये क्या करता है 2Na+Cl2 गैस का इवोल्यूशन करता है। उसी प्रकार Na, ये जो सोडियम है, इट विल डिपोजिट एट कैथोड, जबकि Cl2 विल डिपोजिट एट एनोड। ये क्या होता है, एनोड पर जाकर डिपोजिट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एनोड पर जाकर डिपोजिट होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वैसा डीकंपोजिशन रिएक्शन व्हिच ऑकर बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, ठीक है। तो इसके बहुत से एग्जांपल हैं, है ना, जो कि इसके बहुत से एग्जांपल है। लेकिन अब हमें कुछ और भी चीज जानना है, ठीक है। अब सोचिए थोड़ा सा, ये तो आपका क्या हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन के एग्जांपल है, बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं और, ठीक है। कर देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सोचिए
अभी हम जितना भी एग्जांपल बताए उसमें क्या है, कि ये जो केमिकल कंपाउंड हम ले रहे हैं इसको तोड़ने के लिए, ये जो बिग मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं इसको तोड़ने के लिए हम क्या क्या यूज किए, हीट यूज किए, है ना, हीट यूज किए, लाइट का यूज किए, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किए। तो इन सब का जो यूज हम कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पर डीकंपोजिशन रिएक्शन शो करना होगा तो हमें क्या करना पड़ता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के रूप में हम किसका यूज कर रहे हैं, हीट का एनर्जी यूज कर, है ना, हीट का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, लाइट का यूज कर रहे हैं। तो ये सब जो यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन को शो करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है, हमें एनर्जी देना पड़ता है। तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है इस डीकंपोजिशन रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, तब जाके डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि डीकंपोजिशन रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इंडो का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। तो वैसा रिएक्शन व्हिच ऑकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम देते हैं, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हेंस वी कैन से डीकंपोजिशन रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जबकि कॉम्बिनेशन क्या था, एक्सोथर्मिक था, क्यों, क्योंकि वहां पर फॉर्मेशन हो रहा था, सिंथेसिस हो रहा था। तो इन केस ऑफ फॉर्मेशन एनर्जी इज गिवन आउट, है ना, एनर्जी इज गिवन आउट, एनर्जी इज इवॉल्वड आउट, बाहर निकलता है। बट इन केस ऑफ डीकंपोजिशन, लेकिन डीकंपोजिशन रिएक्शन के केस में एनर्जी इज एब्सॉर्ब, एनर्जी क्या होता है, एब्सॉर्ब होता है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि कॉम्बिनेशन जो है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर, जबकि यहाँ पर ये जो आपका डीकंपोजिशन है इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। देखिए बोथ आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, बोथ आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। अब सोचिए, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन, या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि हाउ कैन यू से डीकंपोजिशन रिएक्शन इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन, जस्टिफाई योर आंसर, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद हम एक एग्जांपल देंगे और उस एग्जांपल से आप प्रूव कर सकते हैं कि बोथ आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। कैसे, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन, फिर यहां क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक। अब क्या करना है, सबसे पहले कॉम्बिनेशन दोनों में हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर लेंगे, डेफिनेशन देंगे, यहां पे क्या करेंगे, इसमें डेफिनेशन करेंगे। अब इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन हम जानते हैं ओनली एटम्स और ग्रुप्स आर अटैच्ड। इसमें क्या होता है, एटम्स और ग्रुप्स अटैच होता है, मतलब जुड़ता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जुड़ता है। जबकि इसमें क्या होता है कि एटम्स और ग्रुप्स आर डिटैच्ड, एटम्स और ग्रुप्स आर डिटैच्ड, यानी बाहर निकाला जाता है, तोड़ा जाता है, डिटैच कर दिया जाता है, ठीक है। एटम्स और ग्रुप्स आर डिटैच्ड, ठीक है, एटम्स और ग्रुप्स आर डिटैच्ड, ठीक है। जबकि दूसरा, अब कह रहा है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन केस में सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंगल बिग मॉलिक्यूल इज फॉर्म, जबकि इसमें क्या होता है कि सिंगल मॉलिक्यूल स्प्लिट्स अप, सिंगल बिग मॉलिक्यूल स्प्लिट्स अप इनटू two or more simpler atoms or groups, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल मॉलिक्यूल बनता है, इसमें सिंगल मॉलिक्यूल टूटता है, दो या अधिक सिंपलर मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, जबकि ये क्या होता है, एंडोथर्मिक इन नेचर, ये एक्सोथर्मिक इन नेचर,
जबकि ये क्या होता है इंडोथर्मिक इन नेचर, इसमें एनर्जी एब्सॉर्ब होता है, इसमें एनर्जी इवॉल्व होता है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है इसमें भी क्या होता है देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी अदर एटम्स और ग्रुप्स, यानी इसमें भी क्या होता है नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी अदर एटम्स और ग्रुप्स, इसमें किसी भी एटम्स और ग्रुप्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, केवल अटैचमेंट होता है। इसमें भी क्या होता है कि नो डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी सेम चीज, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी अदर एटम्स और ग्रुप्स, ठीक है। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, केवल अटैचमेंट होता है, इसमें डिटैचमेंट होता है, इसमें अटैचमेंट केवल नो डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिटैचमेंट केवल नो डिस्प्लेसमेंट, केवल इसमें हटेगा मॉलिक्यूल है ना, केवल इसमें हटेगा मॉलिक्यूल, इसमें खाली जुटेगा मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी अब देखिए बोथ आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, दोनों क्या है जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। दोनों क्या है जस्ट अपोजिट है एक दूसरे का, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं बोथ आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ कैन यू, ठीक है, हाउ कैन यू प्रूव बोथ आर जस्ट अपोजिट प्रोसेस टू ईच अदर, ठीक है, हाउ कैन यू जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन जस्टिफाई द आंसर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आप शो कर लीजिए, ध्यान दीजिए, हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जो दोनों से प्रूफ हो जाएगा कि दोनों जस्ट अपोजिट हैं, ठीक है। जैसे देखिए कॉम्बिनेशन केस में एग्जांपल हम क्या लेते हैं CaCO3, हम क्या लेते हैं CaO प्लस CO2, फॉर्म क्या किया CaCO3, ठीक है। CaO प्लस CO2 क्या बना दिया CaCO3, इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन बना लेते हैं इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन। उसी प्रकार डीकंपोजिशन रिएक्शन के केस में हम एग्जांपल लेते हैं CaCO3, अगर इसको हम हीट करते हैं क्या होता है CO प्लस CO2, ठीक है। अब सोचिए इसको अगर इक्वेशन 2 ले लिया जाए, ये एक कॉम्बिनेशन इंडिकेट कर रहा है, ये आपका क्या कर रहा है डीकंपोजिशन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से बोथ आर जस्ट अपोजिट प्रोसेस टू ईच अदर, दोनों क्या जस्ट अपोजिट, यानी हमें क्या करना है इसे प्रूफ करने के लिए वैसा एग्जांपल लेना है जो जस्ट एक दूसरे का अपोजिट हो जाए, ठीक है। देखिए यहां पर एक कॉम्बिनेशन को इंडिकेट कर रहा है, क्या कर रहा है डीकंपोजिशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और इसका जो भी हम स्टेटमेंट दिए बोथ आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, hence we can say both are the just reverse process to each other, एक दूसरे का क्या है जस्ट अपोजिट प्रोसेस, ठीक है। अब सोचिए अगर आपसे पूछा है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन या डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो दीज आर द, अभी जो हम बताए थे जो स्टेटमेंट, ये सब क्या था जस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये क्या था जस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसके बाद हमें क्या करना है एग्जाम, ठीक है। इसमें एनर्जी क्या होता है इवॉल्व होता है, जबकि इसमें एनर्जी क्या होता है एब्जॉर्ब होता है, ये एक्सोथर्मिक की नेचर, ये क्या होता है एंडोथर्मिक की नेचर, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप जो है इजीली है ना इजी तरीके से कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब सोचिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज दिस इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन, दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो हम आपको कॉम्बिनेशन में क्या बताएं, केवल कॉम्बिनेशन में ये देखना है कि अगर सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है एज ए प्रोडक्ट तो वो क्या होगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। और अगर ये देखना है डीकंपोजिशन को पहचानना है तो केवल ये देखना रिएक्टेंट के रूप में केवल एक क्या होगा, केवल एक सिंगल सब्सटेंस होगा, ठीक है। अगर सिंगल रिएक्टेंट टूटने के बाद दो या अधिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो आपका क्या होगा डीकंपोजिशन होगा, ठीक है। तो अगर रिएक्टेंट में अगर सिंगल मॉलिक्यूल है, अगर रिएक्टेंट में केवल सिंगल मॉलिक्यूल है तो वो डीकंपोजिशन, अगर प्रोडक्ट में सिंगल मॉलिक्यूल है तो वो आपका कॉम्बिनेशन, ठीक है। hence we can say both are just opposite process to each other, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इजी कमेंट सेक्शन बने रहें। थैंक यू।